हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। आज हम देखने वाले हैं कि फ्रिंज चौड़ाई किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अक्सर पूछ लिया जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि यंग का जो प्रयोग होता है उसके द्वारा इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था और फ्रिंज चौड़ाई प्राप्त की गई थी। फ्रिंज चौड़ाई तो हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे, लेकिन यंग ने जब ये प्रयोग किया था तो उसके बारे में जो महत्वपूर्ण बात बोली थी वो आपको मैं बता दूं। सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि यह एक्सपेरिमेंट जो किया गया यंग द्वारा, मतलब जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया गया था, वह एक महत्वपूर्ण सिद्धि है उनके लिए। क्यों सिद्धि है? क्योंकि इस प्रयोग के द्वारा ही सबसे पहले स्थापित किया जा चुका कि जो प्रकाश होता है उसके अंदर तरंग गुण होता है। क्योंकि इसके अंदर दो जो तरंगे होती हैं वो आपस में क्या करती हैं? व्यतिकरण करती हैं। और व्यतिकरण के अंदर संपोषी और विनाशी व्यतिकरण होता है। और चूंकि ये हुआ, इसलिए ये जो होता है व्यतिकरण वो तरंगों का गुण होता है। इसलिए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को ये बताया कि यह मेरे द्वारा प्राप्त की गई महत्वपूर्ण सिद्धि है, क्योंकि इसने प्रकाश के तरंग गुण को स्थापित किया है। अब हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो करने वाले फ्रिंज चौड़ाई के बारे में, कि इससे जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो कैसे प्राप्त की जाती है। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। धीरे धीरे स्लो करके वीडियो चला करके आप नोट कर लीजिए। फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है? जब दो समान कला स्रोत वाले या संबंध कला स्रोत वाले तरंगे आपस में माध्यम में कहीं भी व्यतिकरण करती हैं, तो क्या होता है? आपस में इंटरफेयर करती हैं या आपस में अति व्यापन करती हैं। तो माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर कहीं क्या होता है? उच्चिष्ट प्राप्त होता है, कहीं निम्निष्ट प्राप्त होता है। उच्चिष्ट तब प्राप्त होता है जब दोनों तरंगे समान कला में एक दूसरे से क्या करती हैं? अध्यारोपण करती हैं। समान कला में अध्यारोपण करने पर हमें संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है। और अगर विपरीत कला में एक दूसरे से वो यहाँ पर इंटरफेयर करती हैं या ओवरलैप करती हैं तो विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है। विनाशी व्यतिकरण में एकदम अंधकार प्राप्त होता है और संपोषी व्यतिकरण में चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। तो जो एक चमकीली फ्रिंज होती है, उसके बाद जो चमकीली फ्रिंज होती है, इन दोनों फ्रिंजों के बीच में एक काली फ्रिंज होती है। तो किन्हीं दो चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी जो होती है, के बीच की दूरी को बीटा कहते हैं, या फिर किन्हीं दो अधिक फ्रिंज जो काली फ्रिंज हैं उनके बीच की दूरी जो होती है वो बीटा कहलाती है। अब ये जो बीटा होता है इसको कैसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं, आइए इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया? एक सोर्स लिया। सोर्स जो भी एक सोर्स हो सकता है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत हो सकता है। एक वर्णी मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट हो सकती है। जनरली मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए हम सोडियम लाइट का यूज करते हैं, क्योंकि सोडियम लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ जो होती है एवरेज वेवलेंथ होती है किसी प्रकाश के पूरे बंडल के अंदर। क्योंकि लाइट जो होता है वो रेड से ब्लू तक क्या होती है? विजिबल होती है। इसके बीच में जो येलो कलर होता है वो मिड कलर होता है। इसकी जो वेवलेंथ होती है 5896 के आसपास, एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। अब ये जो होती है ये आइडियल होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो जनरली एक्सपेरिमेंट के अंदर सोडियम लैंप का यूज किया जाता है। आप अगर 11th करने के बाद अगर आप कॉलेज के अंदर जाते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं डार्क रूम के अंदर, जहां पे सोडियम लैंप का यूज किया जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि ये सोडियम लैंप क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि स्ट्रीट लाइटों में जो पहले पुराने लाइटें होती थी उनके अंदर येलो कलर का जो लैंप यूज होता था, येलो कलर का जो लैंप होता था वो सोडियम लैंप ही होता था। और आजकल जो व्हाइट लाइट यूज की जाती है उसके अंदर जो व्हाइट बल्ब यूज किया जाता है वो तो एलईडी हो सकता है, लेकिन जो बड़े बल्ब होते हैं वो क्या होते हैं? वो मरकरी लैंप होते हैं। तो मरकरी लैंप और सोडियम लैंप और एक जनरल लैंप जो आप जानते हैं आपके घर के अंदर जो बल्ब जलता है वो जनरल लैंप होता है। अब हम मुद्दे पाते हैं। सबसे पहले बीटा जो होता है वो फाइंड करते हैं। इसके लिए हमने एक सोर्स लिया। इसके लिए सोर्स क्या होने चाहिए? मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए, एक वर्णी होने चाहिए और कला संबद्ध होने चाहिए। कला संबद्ध का मतलब ये होता है कि दोनों सोर्सेस से निकलने वाली जो लाइट है वो हर प्रकार से एक जैसी हो। अब चूंकि दो सोर्स लेंगे तो दोनों सोर्सेस के जो स्रोत होते हैं वो कला संबद्ध नहीं हो सकते, दोनों सोर्स मोनोक्रोमेटिक नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हम एक ही सोर्स के सामने एक हम क्या करते हैं? झिल्ली लगा देते हैं जिसके अंदर दो छेद कर देते हैं। तो ये जो लाइट होती है एक ही सोर्स की होती है। तो यहाँ पे हमें क्या होता है? दो सोर्सेस S1 व S2 कला संबंधी स्रोत प्राप्त हो जाते हैं। अब क्या होता है? ये लाइट मान लीजिए कि ये ठीक मिड पोजीशन है, ये सामने ये जो D कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा रखा हुआ है जिसको आप मान सकते हैं y डैश मान सकते हैं। और इसके सामने जो मेन पॉइंट है वो क्या है? O डैश है। O से लेकर सामने एकदम O डैश है
और मान लीजिए कि दोनों तरंगे यहाँ से निकल रही हैं और आपस में क्या कर रही हैं, व्यतिकरण कर रही हैं। तो ये जो लाइट होगी S1 से P तक पहुंची और दूसरी लाइट S2 से P तक पहुंची और यहाँ पर क्या किया उन्होंने, एक व्यतिकरण किया। तो यहाँ पर एक चीज हम क्या करते हैं कि S1 और S2 के बीच की दूरियां क्या बराबर नहीं है, तो यहाँ से हमने यहाँ पर एक लंब खींचा S1A, तो A से लेकर P तक की दूरी और S1 से लेकर P तक की दूरी क्या हो जाएगी, लगभग बराबर हो जाएगी। अब ये जो चीज है ये क्या होगी, यहाँ पर एक वेवलेंथ या जो भी लैम्डा के बराबर की दूरी होगी वो पथांतर हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे और इससे हम क्या करेंगे, आगे फ्रिंज जो विड्थ है उसको अपन सॉल्व करेंगे। अब ये चीज हमने इसको लैम्डा के बराबर क्यों माना, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है, तो जिस तरीके से ये पहुंचेगी यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पे ये पहुंचेगी। तो इससे बीच में ये चक्कर पूरा होना चाहिए या 2 चक्कर पूरा होना चाहिए या 3 चक्कर पूरा होना चाहिए, तभी ये लाइट यहाँ से क्या होगी, स्टार्ट होगी नए वेव्स के साथ। तो ये और ये दूरी हमने अगर बराबर ले रखी तो यहाँ पर इसको हम लेमडा के बराबर की दूरी को हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं कि जो दूरी होगी लेमडा होगी या 2 लेमडा या 3 लेमडा या n लेमडा के बराबर होगी। अब ये जो चीज है इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये लंब खींच लिया। अब इसको हम फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले H2A को फाइंड करना पड़ेगा। H2A को फाइंड करने के बाद हम ये जो है x फाइंड करेंगे और x के बाद आगे जो होगा वो आप यहाँ पे देखेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 2 त्रिभुज हैं, एक तो है S1 H2A और दूसरा जो त्रिभुज है वो है आपका OP O'। ये जो आपको दिखा है S1 H2A और ये जो OP O' है, ये देखिए दोनों ही समकोण त्रिभुज है। देखिए दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं। अगर ये दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं तो इनकी जो भुजाएं होंगी, राइट एंगल है तो इनकी जो आर्म्स होंगी वो क्या होंगी, रेशनल होंगी, अनुपातिक होंगी। तो छोटे वाले का जो यहाँ पर आपको कर्ण दिखाई दे रहा है हाइपोटेनस S1 H2, ये बड़े वाले का जो हाइपोटेनस होगा OP उसके रेशनल होगा और इसका जो लंब होगा, इसका जो लंब है H2A, जो H2A है वो किसके रेशनल होगा, जो O'P है उसके रेशनल होगा। ये O'P की क्या हो गया, रेशनल हो गया। अब इसके अंदर करते क्या है, देखिए S1 H2 अपॉन OP, ये जो OP है ना इसको हम क्या मान सकते हैं, ये समझिए ध्यान से। जो OP है, अगर मान लीजिए कि S1 H2 दोनों बहुत पास में हो तो यहाँ से निकलने वाली लाइट हो सकता है कि यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर दें, इंटरफेयर कर दें। तो ये जो P है वो यहाँ बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर S1 H2 बहुत पास में हो, अगर एक दूसरे के पास में हो, तो जो O से लेकर P तक की दूरी है, क्योंकि ये P हो जाएगा, और O से लेकर O' की जो दूरी है वो क्या होंगी, आपस में लगभग बराबर होंगी। तो S1 एंड H2 टू क्लोज, अगर हम कहें बहुत ही पास में हो तो हम क्या कर सकते हैं, OP नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, O' हो जाएगा। इस हिसाब से S1 अपॉन H2 ये हो जाएगा O' इक्वल टू H2A अपॉन O'P। S1 H2 देखिए, S1 H2 मतलब जो स्लिटें हैं उनके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल d, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे स्मॉल d अपॉन O' से लेकर O' के बीच की दूरी, मतलब जो पर्दा है और जो स्लिट है उनके बीच की दूरी कितनी है, d है, तो ये हमने रख दिया यहाँ पर d इज इक्वल टू H2A जो है यहाँ पे देखिए H2A को हम यहाँ पे H2A ही रखते हैं, H2A और O'P जो है, O''P जो है इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर x। अब यहाँ से अगर हम H2A फाइंड करें, H2A अगर फाइंड करें तो ये हो जाएगा XD अपॉन D। अब H2A के बारे में समझते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा था। ये जो H2A होगा या तो एक चक्कर पूरा कंप्लीट करके यहाँ पे आएगा फिर शुरू करेगा, या फिर 2 चक्कर कंप्लीट करके आएगा फिर यहाँ से शुरू करेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की A से लेकर P और S1 से लेकर P तक की डिस्टेंस क्या है, आपस में बराबर। तो ये एक चक्कर पूरा करेगा फिर यहाँ से एक नया चक्कर शुरू करेगा, या फिर 2 चक्कर पूरा कंप्लीट करके फिर यहाँ से एक नया चक्कर प्राप्त करे। तो ये जो होगा या तो लेमडा के बराबर होगा या 2 लेमडा या 3 लेमडा या n लेमडा के बराबर हो सकता है। तो अगर हम ये बात करें कि यहाँ पर ये सिर्फ लेमडा के बराबर है, एक ही चक्कर के बाद ये वापस वहां पहुंच रहा है, तो यहाँ पर जो H2A होगा ये हो जाएगा आपका लेमडा इक्वल टू हो जाएगा XD अपॉन D। अब हमें क्या करना है कि ये जो फ्रिंज है ये कितने डिस्टेंस पर है, तो x फाइंड कर लेते हैं अपन।
x इक्वल टू हो जाएगा आपका d लेमडा अपॉन d। अब मान लीजिए कि ये पहली फ्रिंज है, क्योंकि यहाँ पे एक चक्कर लगाया है और पहली फ्रिंज यहाँ पे बन गई, तो ये पहली फ्रिंज के लिए एक हो गया। अगर एनवी फ्रिंज हो तो क्या हो जाएगा, ये xn हो जाएगा, है ना। एनवी फ्रिंज के लिए, यहां पे जो होगा वो हो जाएगा xn इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा d और लेमडा की जगह हो जाएगा n लेमडा, क्योंकि यहाँ पे जो लेमडा होगा एनवी बाद चक्कर लगा के वहां पर एनवी जगह पहुंचेगा, तो डी एन लेमडा अपॉन डी हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया, ये पहली फ्रिंज जो है। अगर मान लें कि एक्स एन पर हमें दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है, या ब्राइट जो फ्रिंज है वो हमें मिल रही है दीप्त फ्रिंज, तो अगली दीप्त फ्रिंज कब होगी, पहला अगर मान लीजिए कि दीप्त फ्रिंज है तो अगली दीप्त फ्रिंज ये होगी, फिर अगली ये होगी, फिर अगली होगी, इनके बीच में एक काली एक काली एक काली होगी, तो एक फ्रिंज और दूसरे फ्रिंज के बीच में दूरी कितनी है, 1 का है। तो यहां पर जो पहली फ्रिंज है वो xn प्लस xn पे प्राप्त होगी, तो अगली जो द्वितीय फ्रिंज है वो xn प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे d, और ये हो जाएगा n प्लस 1 लेमडा अपॉन d पर प्राप्त होगी, अगली द्वितीय फ्रिंज हमें प्राप्त होगी। तो दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी ये हो गई। अगर हम बात करें कि अदीप्त फ्रिंज कब प्राप्त होगी, या ब्लैक फ्रिंज जो होती है अदीप्त, तो याद रखिए अगर n में से एक हम जोड़ रहे हैं तो हमें दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही, तो अदीप्त फ्रिंज आधी जोड़ने पर ही प्राप्त होगा। मतलब अगर हम x n प्लस हाफ कर दें तो d n प्लस हाफ लेमडा अपॉन डी पर हमें एक अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। ये चीज याद रखना आप, तो है ना। ये हो गई आपकी दीप्त फ्रिंज, ये हो गई आपकी दीप्त फ्रिंज, ये भी दीप्त फ्रिंज है, तो एक और उसके अंदर एक जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, अगली दीप्त फ्रिंज। तो एक जोड़ने पर अगर अगली दीप्त फ्रिंज आ रही तो आधी वाली जो यहाँ पे होगी उसको आधा जोड़ने पर ही काली फ्रिंज प्राप्त हो जाएगी, तो ये आधी जो फ्रिंज है वो अदीप्त फ्रिंज यहाँ पर प्राप्त होगी। अब हमें यहाँ पे ज्ञात करना है फ्रिंज चौड़ाई, जिसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ जिसको हम फ्रिंज चौड़ाई या बीटा भी कहते हैं। अब बीटा जो होता है, जो दूसरी वाली दीप्त फ्रिंज है और जो पहली वाली दीप्त फ्रिंज है उनके बीच के अंतर के बराबर होगा। मतलब अगर हम ये बात करें तो ये एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन के बीच की जो दूरी होगी उसको हम क्या कहेंगे, फ्रिंज विड्थ कहेंगे। फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू एक्स एन प्लस 1, एक्स एन प्लस के लिए हो गई आपकी डी एन प्लस 1 लेमडा अपॉन डी माइनस डी एन लेमडा अपॉन डी हो गया। अब देखिए यहां पर ये बीटा इक्वल टू, यहां अंदर मल्टीप्लीकेशन की तो डी एन लेमडा, तो ये हो गया डी एन लेमडा अपॉन डी प्लस डी लेमडा अपॉन डी, तो ये हो गया डी लेमडा अपॉन डी माइनस डी एन लेमडा अपॉन डी। ये से ये कट जाएगा तो हमारे पास बीटा इक्वल टू आ जाएगा डी लेमडा अपॉन डी, और ये जो होता है ये फ्रिंज विड्थ का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब इसकी सहायता से हम किसी फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। जब यंग ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने बताया था कि जो पर्दे के बीच की दूरी थी लगभग 3 मीटर के आसपास थी, और जो ये दूरी थी लगभग 2.1, कितनी 2.1 इंटू 10⁻³ मीटर के आसपास थी। ये डी की वैल्यू, कैपिटल डी की वैल्यू जो थी 3 मीटर के आसपास थी। तो इस प्रकार से जो फ्रिंज विड्थ थी वो, अगर हम यहाँ पे लेमडा की बात करें तो लेमडा अगर सोडियम प्रकाश वेव को यहाँ पे सोडियम लाइट को यूज किया गया हो तो इससे हम जो फ्रिंज विड्थ थी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो समझ लेते हैं। यहां पर एक चीज है कि अगर जो फ्रिंज विड्थ है उसको हम देखना चाहें कि किन किन बातों पर डिपेंड करती है, तो देखना पहले तो पर्दे की जो चौड़ाई है, पर्दे की चौड़ाई मतलब यहां से पर्दे की जो दूरी है अगर वो ज्यादा होगी तो फ्रिंज विड्थ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। आपने देखा होगा अगर किसी टॉर्च को हम जलाते हैं तो टॉर्च को अगर हम बोर्ड के पास में रखें तो उससे जो बनने वाला घेरा हो गया क्या होगा, कम होगा। अगर जैसे जैसे दूर ले जाएंगे तो घेरा क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम
जो पर्दा होता है अगर उसको दूर ले जाएंगे तो यहाँ जो फ्रिंज विड्थ है उनके बीच की दूरियां भी क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। दूसरा वेवलेंथ, वेवलेंथ कम लाइट की वेवलेंथ, मतलब कम वेवलेंथ की अगर लाइट यूज करते हैं, कह सकते हैं कि अगर हम ब्लू लाइट को यूज करते हैं तो क्या होगा, हमें पतली फ्रिंज प्राप्त होगी, और रेड लाइट को यूज करते हैं तो हमें क्या होगी, जो होगी काफी मोटी फ्रिंज प्राप्त होगी। दूसरा, इनके बीच की दूरी, मतलब S1 S2 के बीच की दूरी, अगर S1 S2 के बीच की दूरी को हम बढ़ा दें तो जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर इसको घटा दें तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। एक और चीज, तो ये तीन चीजें हैं, यहाँ पे एक डी, दूसरा आपको लेमडा, और तीसरा जो है ये डी, इन तीनों का रेशियो अगर समझ में आ गया तो आप समझा सकते हैं कि बीटा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक और चीज, अगर यहाँ पर एक वर्णित प्रकाश के स्थान पर हम किसी व्हाइट लाइट को यूज करें तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे व्हाइट लाइट मतलब श्वेत प्रकाश को अगर हम यूज करें तो क्या होगा, तो अगर हम इस प्रयोग के अंदर S1 S2 की जगह अगर यहाँ पे S की जगह सफेद प्रकाश श्वेत प्रकाश का यूज करें तो यहाँ पे केंद्र में हमें क्या होगी, एक दीप्त फ्रिंज, मतलब हम कहते हैं कि व्हाइट लाइट का पॉइंट हमें मिलेगा, जबकि उसके आसपास जो फ्रिंजें बनेंगी या उसके दूर किनारों पर जो फ्रिंजें बनेंगी वो रेड लाइट की बनेंगी। तो एक चीज है, व्हाइट लाइट करने पर सेंटर में क्या मिलेगा, आपको श्वेत फ्रिंज प्राप्त होगी, बाकी किनारों पर क्या मिलेगी, ऊपर और नीचे रेड लाइट की फ्रिंज हमें मिलेगी। दूसरा, एक और चीज, अगर इसको मीडियम अगर इस पूरे एक्सपेरिमेंट को किसी पानी के अंदर डुबा दिया जाए या किसी ऐसे माध्यम में चेंज कर दिया जाए जो हवा ना हो, तो अगर हम हवा के अलावा किसी और मीडियम में रखते हैं, अगर हम बात करें स्पेस की उसको छोड़ के, तो विरल माध्यम को छोड़कर अगर किसी भी माध्यम में रखते हैं तो हम जानते हैं प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है या सघन माध्यम में जाता है तो उसकी वेवलेंथ में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। अगर वेवलेंथ में कमी आ जाती है तो सीधी बात है फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक ये है कि अगर इस एक्सपेरिमेंट को पूरा का पूरा पानी के अंदर डुबा दिया जाए तो जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड या इस फ्रिंज विड्थ से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट थे वो मैंने आपको समझा दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो इस वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि मैं भी जल्दी से जल्दी यहाँ पे फेमस हो जाऊँ। यार बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा मेहनत मेरे लिए भी कर लीजिए, और अगर कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।